हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9। सब्जेक्ट रहेगा साइंस। टाइम अलाट 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। और इस वीडियो में हम ये पेपर हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी पेपर डिस्कस किया जा चुका है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के एंड पे, स्क्रीन पे। उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर इंग्लिश मीडियम में और बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर वहां पर आपको मिलेंगे। तो उनको जरूर कीजिएगा, बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अलग अलग पेपर डिस्कस करने का एक ही रीजन है कि काफी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ऐसे कंफ्यूजिंग होता है और ऐसे प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। इसीलिए ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम के लिए अलग से बनाई जा रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका पेपर किस तरह से रहेगा। 1 से 20 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 21 से 26 2 अंक वाले, 27 से 33 3 अंक वाले, 34 से 36 5 अंक वाले, 37 से 39 जो है आपके 4 अंक वाले और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड कर दिया गया है। पहला प्रश्न है, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। तो जिसमें ठोस अवस्था वो सीधे गैस में परिवर्तित हो या गैस अवस्था सीधे किस में परिवर्तित हो, ठोस में, बीच की जो ये द्रव अवस्था है ये नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। सेकंड है, कौन सा गुण नहीं है गैस का। तो गैस का कौन सा गुण नहीं है? अनिश्चित आकृति गैस का गुण है, उच्च संपीड़न भी है, निश्चित आयतन जो है वो गैस का गुण नहीं है। इसका निश्चित आयतन नहीं होता, बहने की क्षमता इसमें होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लकड़ी को काटना, लकड़ी में पर हथौड़े से पीटना, मोम का पिघलना। तो इसमें जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिनके अंदर कुछ नया बनता है, जो पहले है उससे कुछ हटके बनता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। और अगर कुछ नया नहीं बनता तो क्या, कौन सा परिवर्तन होता है? वो एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें लकड़ी का जलना जो है ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सारे भौतिक परिवर्तन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या रहेगा? CA3PO4 होल ट्वाइस। ये कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इनको आपको बनाना भी आना चाहिए कि किस तरह से आप जो फॉर्मूले है वो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है। तो द्रव्यमान के अनुसार निकालना है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 होगा, तो दूसरे का कितना होगा? 32 होगा। 4 तिये 12 और 4 अठे 32। अनुपात कितना आ गया? 3 अनुपात जो है 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोडियम और मैग्नीशियम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं? अगर हम जो द्रव्यमान है उसमें से प्रोटॉन की संख्या निकाल दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 23 होता है सोडियम का द्रव्यमान, इसमें से 11 घटा दीजिए, आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 होता है, इसमें 12 प्रोटॉन घटा दीजिए, आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। तो 12 न्यूट्रॉन होते हैं दोनों में, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिकों में होता है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो जो है क्या हो? समान हो। परमाणु क्रमांक जो है वो समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान वो क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे कार्बन 6 है, इसका 12 होगा, कार्बन 6 इसका 14 होगा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समस्थानिक हैं। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? एक समान परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग कई विष और दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो कौन सा कोशिकांग है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। निम्न में किस में पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। तो निरंतर कोशिका विभाजन जो है वो शीर्षस्थ विभजोतक में रहेगा इसमें, क्योंकि ये कैसे हैं, इनके अंदर लगातार विभाजन करने की क्षमता होती है। जितने जो भी शीर्ष विभजोतक है, पार्श्व विभजोतक है। क्लियर। तो ये आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विस्थापन तय दूरी के समानुपाती होगा जब वस्तु कैसे गति करती है। जब वस्तु सीधे पथ पर गति करती है उस समय विस्थापन और गति जो है वो बराबर होती है। ठीक है, इक्वल रहेंगी, इसीलिए सीधे पथ पर होगा तभी वो उसके दूरी के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, अगर एक वस्तु
एक समान गति दर्शाता है तो उसमें, तो अगर वस्तु एक समान गति दर्शाता है तो क्या होगा, उसमें चाल जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी स्थिर होगी। ठीक है, चाल कैसी होगी, स्थिर। उसके बाद जब बस अचानक चलने लगती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है, किसके कारण, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण। अगला प्रश्न देखिए, गतिशील वस्तु के टकराने से कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है। तो कोई भी जो गतिशील वस्तु है उसमें संवेग होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी होता है। जितनी ज्यादा उसकी गति होगी, वेलोसिटी होगी, उतना ही उसका संवेग जो है वो बढ़ेगा, और जितना ज्यादा संवेग होता है उतना ही फोर्स लगता है। क्लियर। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें चोट लगती है, घायल व्यक्ति हो जाता है। तो संवेग के कारण, जैसे गोली लगने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन पत्थर लगने से तो नहीं होगी, क्योंकि गोली की जो गति है वो क्या होती है, बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से संवेग बहुत तेज हो जाता है। ये रीजन होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो पृथ्वी है उस पे ये तो होते हैं ध्रुव, और ये होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर जो है ये विषुवत वृत्त होता है। अब यहाँ पे इसकी दूरी कम हो जाती, दूरी ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर क्या होगा, ये दूरी कम है तो इसीलिए जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जी की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी। ये इसका कारण होता है। अलग से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है। तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा, दोनों ही क्या रहेंगी, स्थिर रहती हैं। एक घटती है दूसरी बढ़ती है, लेकिन ओवरऑल जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 17 से 20 तक अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो इसमें आपको आंसर जो देने होते हैं वो इन चार के बेस पे देने होते हैं, अच्छे से समझ के देख के। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। तो ये बात ठीक है कि निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे CO2 है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण विभिन्न होता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कार्बन का द्रव्यमान अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, इसके रासायनिक गुण अलग हैं, इसके रासायनिक गुण अलग हैं। तो इसमें आंसर रहेगा जो है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका कारण इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा, ये वाला, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही जो है उचित स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। उपास्थि एक संयोजी उत्तक का प्रकार है जो आसानी से मुड़ या दब जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, उपास्थि एक संयोजी उत्तक है जो आसानी से मुड़ जाता है। इसके अंदर कोई हड्डियां नहीं होती, जैसे कान का पिन्ना हो गया, है ना। तो इसमें बहुत ही मजबूत पैक किया गया धात्री और कोशिका है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये मजबूत सख्त नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है 19, किसी भारी वस्तु को जमीन पर धकेलना या खींचना मुश्किल है। तो बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जड़त्व अधिक होता है। जितना ज्यादा भार होता है वस्तु का उतना ही उसका जड़त्व अधिक होता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। किसी खेत में बारी बारी से फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है। बिल्कुल ठीक बात है, फसल चक्र कहलाता है। यह कीटों से होने वाले नुकसान को रोकता है। तो जो है इसमें आपका हो जाएगा ए सही है, और आर जो है गलत है, क्योंकि अलग फसल उगेगी, फसल चक्र तो ठीक है, लेकिन बारी बारी से उसमें अलग फसल ही रहेगी, तो कीट तो उस पर तब भी लगेंगे। तो ये इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि आर जो है गलत है इसके रेफरेंस में। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, निम्नलिखित को मिश्रण और यौगिक में आपको वर्गीकृत करना है। लोह और सल्फर विक्रिया करके आयरन सल्फाइड का बनना। तो आयरन सल्फाइड बनता है, तो ये क्या बनता है, ये एक यौगिक कहलाता है। क्लियर। नमक का पानी में घुलना, तो नमक जो है वो पानी में घुलता है, तो क्या कहलाता है, ये एक मिश्रण बनता है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो कोशिका जो है, कोशिका ये सबसे जीवों की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। जो भी पौधे हैं, जो भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सभी के सभी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। और जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, फिर चाहे वो वृद्धि की हो, प्रजनन की हो, पोषण की हो, सांस लेने की हो, ठीक है, वो सभी की सभी क्रियाएं कोशिका के कारण होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं, इसीलिए इसको कार्यात्मक इकाई कहा गया है। अगला है, विभजो ऊतक और स्थायी ऊतक में कोई दो अंतर आपको लिखने हैं। तो विभजो ऊतक और स्थायी ऊतक ध्यान से समझेंगे। विभजो ऊतक क्या होते हैं, जिनके अंदर निरंतर विभाजन होता रहता है। जैसे सिरस्थ विभजो ऊतक है, पार्श्व विभजो ऊतक है, जो वृद्धि करते हैं। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। लेकिन जो स्थायी ऊतक होते हैं वो विभाजन नहीं करते हैं, विशिष्ट कार्य करते हैं।
और कोशिकाएं जीवित और मृत दोनों हो सकती हैं। जैसे हमने पढ़ा था पैरेनकाइमा कोशिकाएं वो जीवित होती हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं वो कैसी होती हैं, मृत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है एरियोलर उत्तक संयोजी उत्तक के क्या कार्य हैं, कोई दो कार्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो एरियोलर उत्तक को हम पैकिंग उत्तक बोलते हैं एक तरह का। यह उत्तक क्या करता है, त्वचा और पेशियों के बीच में रुधिर वाहिकाओं के चारों तरफ ये पाया जाता है और यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा और उत्तकों की मरम्मत करने का काम करता है। यह अंगों को आपस में जोड़ता है। यह एक भराव उत्तक है। अगर कहीं भी पैकिंग टिश्यू का नाम आए ना तो वहां पे एरियोलर उत्तक आएगा, ठीक है, भराव उत्तक। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक गाड़ी का द्रव्यमान दिया गया है 1500 किलोग्राम। यदि गाड़ी को एक 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से, यानी ए की वैल्यू दे दी -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और विराम अवस्था में लाना है, तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। बल निकालना है तो एफ का फॉर्मूला लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम दिया गया है, ए दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आंसर कर दीजिए। यहाँ से बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है, F इज इक्वल टू एम ए। गाड़ी का द्रव्यमान क्या होगा, 1500 किलोग्राम, त्वरण क्या रहेगा 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल क्या हो जाएगा, 1500 गुणा में 1.7 कितना आ जाएगा, 2550 न्यूटन बल जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है। माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस में दिया गया है और ये एक तरह का घर्षण बल लगेगा। गाड़ी को रोकना है ना, तो घर्षण बल लगेगा और ये हमेशा माइनस में होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। किसी प्रतिध्वनि के लिए परावर्तित सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि क्या होती है, ध्वनि जो टकराकर वापस आती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा, ध्वनि का परावर्तन किसी ठोस वस्तु की सतह से टकराने के कारण उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। और इसकी न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, जो ध्वनि है और ऑब्जेक्ट है, प्रतिध्वनि होने के लिए 17.2 मीटर होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया गया है एक ध्वनि तरंग जिसका आवर्तकाल जो है वो 0.05 सेकंड है, इस ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। तो इसकी आवृत्ति क्या रहेगी वो आपको बताना है। तो 0.05 है, तो देखिए जो आवर्तकाल होता है और आवृत्ति होती है उसका क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो आवृत्ति है वो 1/t होता है, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमें आवर्तकाल दिया गया है, हमें t दिया गया है, तो आंसर क्या रहेगा 1.05 ये आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हटाएंगे डेसिमल तो ये 100 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो कितना आंसर आ गया 20। यहाँ से आंसर आ गया 20 हर्ट्स आंसर आएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा 20 हर्ट्स। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है एक जो वाइब्रेशन है, एक जो दोलन है उसको पूरा करने में लगा समय। और आवृत्ति क्या है, आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में कितने दोलन हुए, वो आवृत्ति बताती है। तो एक सेकंड में यहाँ कितने दोलन हो रहे हैं, 20 दोलन हो रहे हैं, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुपालन के क्या लाभ हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि पशुपालन होता क्या है और उसके लाभ जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो पशुपालन के लाभ क्या हैं, दुग्ध उत्पादन में ऊन, अंडे, मांस व चमड़ा प्राप्त करना जो है ये पशुपालन का लाभ है। कृषि कार्यों में सहायता होती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, खंड ग दिया गया है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। बी दिया गया है, जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो गर्म किया जाता है तो यह किस में बदल जाता है, गर्म करने पर गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद इस अवस्था में परिवर्तन का नाम बताइए। तो परिवर्तन का नाम क्या हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातन प्रोसेस है। निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, CaCO3। आपको आना भी चाहिए कैसे बना, तो कैल्शियम का सूत्र, कैल्शियम का संकेत क्या होगा Ca। कार्बोनेट को क्या लिखते हैं CO3। तो Ca की वैलेंसी संयोजकता कितनी है 2 और इसकी भी कितनी है 2। तो इसको जो है क्रॉस इस तरह से कर देंगे तो क्या बन जाएगा CaCO3। 2 से 2 तो लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है ना, तो ये जो है CaCO3 फॉर्मूला बन जाएगा। सभी का ऐसा ही करना है, आपको सबकी संयोजकता पता होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड का क्या रहेगा NaCl, पोटेशियम ऑक्साइड का क्या रहेगा K2O, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कोशिका अंग को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे बिजली घर कहा जाता है, जहां से ऊर्जा मिलती है। DNA। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
दो ऐसे कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो कौन से हैं ऐसे, और इन अंगकों में डीएनए और राइबोसोम की भूमिका भी आपको बतानी है। तो जिनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है वो कौन से होते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए क्या होता है, डीएनए आनुवांशिक सूचना रखता है, जो कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जो गुण होते हैं वो एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर करते हैं, है ना। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित ऊतकों की पहचान कर लिखनी है। वह ऊतक जो मुंह के अस्तर को बनाता है तो वो क्या कहलाता है, वो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम कहलाता है। वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, तो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है तो क्या कहलाता है, वो कंडरा कहलाता है। क्लियर। ऊतक जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है वो क्या कहलाएगा, वो फ्लोएम कहलाएगा। जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है क्या कहलाएगा, फ्लोएम कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और अगर यहाँ पे आ जाए कि पानी और जो खनिज तत्व हैं उनका स्थानांतरण कौन करता है, तो जाइलम आता है। इसमें भी ध्यान दीजिए कंडरा और स्नायु के बारे में, तो जो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है वो कंडरा कहलाता है। क्लियर। और जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है वो स्नायु कहलाता है। दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भी जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, 100 न्यूटन का बल 20 किलोग्राम के एक विरामावस्था पिंड पर कितने समय तक लगाया जाए ताकि वह 100 मीटर पर सेकंड का वेग जो है वो प्राप्त कर ले। तो इतना न्यूटन है बल और 20 किलोग्राम की कोई वस्तु है, कितने समय तक लगाया जाए, टाइम आपको निकालना है ताकि उसकी गति कितनी हो जाए, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v दिया गया है, u हमारा 0 हो जाएगा, m दिया गया है यहाँ पे 20 केजी, f दिया गया है यहाँ पे 100 न्यूटन, समय हमें निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे, दिया गया मान है, बल कितना दिया गया है, 100 न्यूटन बल दिया गया है, द्रव्यमान कितना है 20 किलोग्राम, अंतिम वेग कितना है 100 मीटर जो हमें चाहिए, और प्रारंभिक वेग कितना रहेगा 0, समय हमें इसमें निकालना है। क्लियर। न्यूटन का दूसरा नियम लगा दीजिए, F इज इक्वल टू एम ए। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। तो 100, 20 और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। उसके बाद गति का सूत्र लगा देंगे क्योंकि हमें पहुंचना है टाइम तक, ध्यान दीजिए टाइम तक पहुंचना है। तो टाइम के लिए हमने यहाँ पे गति का पहला सूत्र लगा दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें यहाँ पे a चाहिए था इसीलिए हमने ऊपर से a निकाला। तो v हमारे पास 100 है, u हमारे पास 0 है क्योंकि वस्तु पहले तो किस अवस्था में थी, विराम अवस्था में। t हमने यहाँ पे जो है रख दिया। ए हमारे पास दिया गया है तो टी की वैल्यू निकाल लेंगे, 100/5 कितना आ जाएगा, 20 सेकंड हमारा यहाँ से उत्तर आ जाएगा। तो 20 सेकंड तक लगने वाले पिंड पर अगर हम इतना वेग जो है वो प्राप्त कर लेगा, अगर हम 20 सेकंड तक उतना ही बल लगाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32, प्राश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, कि दो जंतुओं के नाम बताइए जो प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। तो प्राश्रव्य ध्वनि क्या होती है, वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो वो क्या कहलाती है, वो प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती है। और इसको कौन उत्पन्न कर सकते हैं, कुत्ते, चमगादड़, डॉल्फिन आदि जो है इसको सुन सकते हैं, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक हैं जो अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। तो भंडारण की प्रक्रिया में बताना है कौन से कारक जो है उत्तरदायी हैं। तो भंडारण की प्रक्रिया में अनाज की हानि के लिए जैविक तथा अजैविक दोनों तरह के कारक क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जैविक कारक कौन से होते हैं, जैसे कि जो कि लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, वो जैविक कारक होते हैं। जैसे कि कीट, कृतंग, कवक, चिचड़ी, जीवाणु, चूहे, पक्षी, घुन लग जाता है ना अनाज में, तो वो सब जैविक कारक में आएंगे। और अजैविक कारक कौन से होते हैं, जो कि जीवित नहीं होते हैं, जो कि एनवायरमेंट पर्यावरण के फैक्टर होते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो सब अजैविक कारक में आते हैं। जैसे नमी या तापमान हो गया, भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी का अभाव, उपयुक्त तापमान का अभाव, आर्द्रता जो हवा में होती है, ये सब कैसे होते हैं, ये सब अजैविक कारक होते हैं। अगला प्रश्न, एक परमाणु के खंड घ दिया गया है, एक परमाणु के एल व एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो के में कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एल में कितने हो सकते हैं, 8। और एम में कितने हो सकते हैं, एम में भी जो है हम जो लेते हैं वो 8 लेते हैं। वैसे अगर हम 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो इसके अंदर कितने हो सकते हैं, इसके अंदर जो है 18 हो सकते हैं। 3 करोगे ना, 3 3 9 दूनी 18। तो एम में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं बाय 2n स्क्वायर फॉर्मूले से। लेकिन हम जो लेते हैं 9th क्लास तक वो जो है 18 की जगह 8 ही लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आप जो है 2n स्क्वायर फॉर्मूले से 18 लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी दिया गया है, Mg2+ और Mg का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखेंगे तो परमाणु संख्या जो है कितनी है, 12 है। तो Mg2+ है, Mg2+। क्लियर।
Mg2+ में Mg का परमाणु संख्या कितनी होती है 12। अब 2+ का मतलब क्या है कि इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुके हैं, निकल गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 10 बच गए। तो K शेल में कितने होंगे 2, L शेल में कितने रहेंगे 8 रहेंगे। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन वितरण। अब मैग्नीशियम का करना है, तो मैग्नीशियम में तो 12 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मैग्नीशियम का कैसे करेंगे, मैग्नीशियम में K शेल और L शेल, K में कितने होंगे 2 और L में कितने रहेंगे, L में जो है 8 हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट शेल बनेगी M, M के अंदर कितने हो जाएंगे 2 बच गए ना, 8 और 2 10 और 2 12, तो KLM में 2 8 2 हो इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया गया है हीलियम, नियोन और आर्गन की संयोजकता शून्य होती है क्यों। तो इनकी संयोजकता शून्य होती है क्यों, क्योंकि इनके आउटर कक्ष में, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरह से भरे होते हैं। हीलियम में 2 होते हैं आखिरी कक्ष में, नियोन में 8 होते हैं, आर्गन में भी 8 होते हैं। तो ये पूरी तरह से भरे होते हैं जिसके कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है। तो आंसर इसमें लिख देंगे क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं और ये किसी के साथ जो है कोई लेन देन नहीं करते, जिसकी वजह से ये निष्क्रिय गैसें होती हैं। अगला है निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक आपको लिखने हैं। सिलिकॉन का प्रतीक क्या रहेगा Si, सल्फर का क्या रहेगा S, चांदी का क्या रहेगा Ag और सोडियम का प्रतीक क्या रहेगा Na। ये इसका आंसर हो जाएगा। रसधानियों के क्या कार्य हैं और इनका विस्तारित रूप आपको लिखना है ATP, DNA और SER। तो आंसर देखिए, रसधानियों का क्या कार्य है। जो रसधानियां होती हैं पादप कोशिका में तो बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं, जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती हैं अगर होती हैं तो, ठीक है। तो यह है कोशिका का ऊर्जा एक, तो रसधानी के क्या कार्य हो जाएंगे, रसधानी के कार्य रहेंगे कोशिकाओं में जल संतुलन बनाए रखना, रसधानी का कार्य है कोशिका रस में मौजूद पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखना, कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता देना, ये रसधानी का कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का विस्तार रूप लिखिए। तो विस्तार रूप लिखना है एटीपी, डीएनए, एसईआर की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए की डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और एसईआर क्या है चिकनी अंतर्द्रव्य चालिका, ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का उत्तर देना है आपको। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है, तो कोशिका में प्रोटीन जो है वो कहाँ होगा, वो होता है राइबोसोम में, राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परासरण किसे कहते हैं, तो परासरण क्या होता है इसका उदाहरण देना है। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। दूसरे का रहेगा विलायक जो जल है उसकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से संचालन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। यानी जो पारगम्य झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, उससे जो पानी है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आता है, उसको हम परासरण कहते हैं। उदाहरण रहेगा जब किशमिश को पानी में रखा जाता है तो वह फूल जाती है। और अगला है कि, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, पौधों में किस कोशिका अंग को कोशिका की रसोई कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को या प्लास्टिड को जो है रसोई कहा जाता है। प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट को पौधों में कोशिका की क्या कहा जाता है, रसोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गेंद को 49 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। तो जी की वैल्यू दी गई है, वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां तक यह जा सके, और बी है पृथ्वी पर वापस सतह पर पहुंचने में लगे कुल समय आपको ज्ञात करना है। तो ये आपको बताना है। तो आंसर करेंगे, देखिए 49 मीटर पर सेकंड के वेग से गेंद जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो जी क्या हो जाएगा, जी यहाँ पे ऊपर की तरफ गई है तो जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो उसकी हाइट निकालनी है, एच एस या एच निकालनी है, और फिर टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे, एक बार तो ऊपर जाने का और वही टाइम सेम क्या रहेगा नीचे आने का, तो टोटल टाइम हमें निकालना है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम ऊंचाई के लिए एच निकाल लेंगे। तो वी स्केयर जो है वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2gh। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जी किसमें है, नेगेटिव में है। तो यहाँ पे v हमारे पास क्या है, v जीरो है। v जीरो कैसे हुआ, जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका तो एक सेकंड के लिए जो है क्या हुआ, यहाँ पे वो विराम अवस्था में आता है और तब वो वापिस आता है। क्लियर, क्योंकि अगर वो गति में ही रहे तो वो ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे आना ही नहीं चाहिए। तो एक जो है यहाँ पे क्या आता है, v एक बार जीरो होती है, उसके बाद v क्या है यहाँ पे जीरो, और u क्या है 49 का स्क्वायर, 2g हमारा 9.8 और h हो जाएगा। h की वैल्यू निकाल देंगे, h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 9.8, तो आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर। अब बात करते हैं वापसी तक आने में कुल लगा समय।
तो समय के लिए हमने यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से। क्लियर, तो यहाँ पे v तो हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा v u इज इक्वल टू माइनस की माइनस u इज इक्वल टू माइनस जी टी, क्योंकि g हमारा नेगेटिव है, माइनस माइनस गया, t हमें निकालना है तो u डिवाइडेड बाई g, ये वाला फॉर्मूला इस तरह से आ गया। तो u बाई g, तो u कितना है 49, g कितना है 9.8, तो आंसर कितना आ गया 5 सेकंड। अब 5 सेकंड टाइम आया ऊपर जाने का, 5 में नीचे भी तो आएगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकंड का टोटल टाइम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में दिया गया है दाब को परिभाषित करना है, उन कारकों को लिखिए जिन पर दाब निर्भर करता है। द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर भी आपको बताने हैं। तो दाब क्या है और कारक बताने हैं। तो दाब क्या है, बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है, ये दाब हो जाएगा। और किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले अविलंब बल को दाब कहा जाता है। कोई भी सतह होगी उसके ऊपर लंबवत जो बल लगता है, अविलंब बल, अविलंब लंबवत कह सकते हो, अविलंब कह सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे, दाब कहते हैं। समीकरण क्या होता है, दाब बराबर है बल बटे में क्षेत्रफल। दाब किन कारकों पर निर्भर करता है, तो दाब जो है वो बल पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कितना बल आप लगाते हो, जितना ज्यादा बल लगाओगे उतनी ही दाब ज्यादा लगेगी। जितने क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल पर दाब लगाओगे उतनी ही दाब ज्यादा लगेगी। इसीलिए जो स्कूल के बैग होते हैं उनकी पट्टियां जो है चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि दाब कम लगे, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतनी दाब कम लगेगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। क्षेत्रफल में, बल में समानुपाती होते हैं। बल बढ़ाओगे दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे दाब कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर करके जाइएगा। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। और भार वह बल है जो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है। यानी जो भार है वो एक तरह का क्या है, बल है। F इज इक्वल टू एम जी। क्लियर, यह हमेशा परिवर्तित रहता है, भले ही वस्तु कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप चांद पे हो, धरती पे हो, कहाँ हो, लेकिन द्रव्यमान आपके अंदर वही रहेगा। यह स्थान के अनुसार बदल जाता है। जैसे चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होगा। नेक्स्ट है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यह केवल वस्तु की मात्रा पर निर्भर करता है और यह द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, खंड अड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मीनू ने देखा, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, एक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, उसकी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदलती है, इसलिए वस्तु की गिरते समय उसकी स्थिति ऊर्जा घटती रहती है और गति ऊर्जा जो है उसकी वो क्या है, बढ़ती रहती है। जैसे ही यह वस्तु जमीन पर पहुंचती है सारी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो जमीन के नजदीक वस्तु की कुल ऊर्जा क्या रहेगी, तो जमीन के नजदीक वस्तु की कुल ऊर्जा स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा रहेगी। दोनों एक जो क्या रहेंगे, स्थिरांक होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, बट ओवरऑल कांस्टेंट रहेंगे। एक तनित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्प्रिंग को अगर खींचा गया है तो उसके अंदर जो है ऊर्जा कौन सी रहती है, उसके अंदर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगा। उसके अंदर गति जो है ऊर्जा कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा रहेगी। नेक्स्ट देखिए, विद्युत बनाने वाली पवन चक्की में ऊर्जा रूपांतरण लिखिए। तो विद्युत बनाने वाली पवन चक्की में ऊर्जा रूपांतरण कैसे होगा, जो गतिज ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा वो किस में बदलेगी, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, किस में बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखिए, अथवा में दिया गया है, हमारे आसपास ऊर्जा के अनेक रूप हैं, कोई 4 बताने हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक सामान्य कार्य करने के लिए समन्वय करती हैं। जाइलम और फ्लोएम ऐसे ही जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। ये दोनों ही संवन ऊतक हैं और एक संवन बंडल का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 नंबर का, संवन बंडल जो है किसे कहते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, दोनों ही संवन बंडल का निर्माण करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जाइलम में जीवित ऊतक का नाम लिखिए। तो जाइलम में जीवित ऊतक कौन सा होता है, जाइलम में जीवित ऊतक पैरेन्काइमा होता है। फ्लोएम में मृत अवयव का नाम लिखना है, तो फ्लोएम तंतु होता है। ठीक है, जाइलम का कार्य क्या होता है, जल व खनिजों का संवन होता है। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, भोजन का संवन होता है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। साथ में क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे,
पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल ठीक है। कोई भी पदार्थ की अवस्था अगर बदलती है केवल, तो कैसा परिवर्तन है, वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन संरचना में परिवर्तन के बिना होते हैं और पदार्थ की रासायनिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि बर्फ, पानी और जलवाष्प सभी अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग भौतिक गुण दिखाते हैं। ठीक है, तो जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है, तो जलती हुई मोमबत्ती जो है उसके अंदर जो परिवर्तन है दोनों तरह का होता है, भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। क्लियर। भौतिक परिवर्तन कैसे, जो मोम पिघल रहा है वो एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जो मोम जल रहा है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसे ऊष्मा मिल रही है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पानी कितने रूपों में पाया जाता है, तो पानी जो है वो कितने रूपों में, 3 रूपों में पाया जाता है। यहाँ से देख लीजिए, भौतिक और रासायनिक के दोनों हो गए। फर्स्ट का पानी की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस में हो जाएगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, कोलाइड क्या है और कोलाइड के उदाहरण बताने हैं। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है, दिखता समांगी है, ध्यान दीजिएगा, दिखता समांगी है कि हाँ एक समांगी मिश्रण है, लेकिन होता कैसा है, विषमांगी होता है, जिसके अंदर पदार्थ जो है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं और एक दूसरे में समान रूप से फैले रहते हैं। इनको हम ये कण जो है नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश किरण को विक्षेपित कर सकते हैं। यानी कोलाइड के अंदर क्या दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, इसके उदाहरण देने हैं, तो दूध का एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें वसा और प्रोटीन के सूक्ष्म कण जो है वो किस में निलंबित रहते हैं, जल जो वसा के कण है वो जल के अंदर निलंबित रहते हैं, वसा और प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टिंडल प्रभाव बताना है आपको, टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण देने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो टिंडल के 2 उदाहरण क्या हो जाएंगे, जंगल में धूप के दौरान धूल कणों का प्रकाश में बिखराव है, प्रोजेक्टर की रोशनी में धूल के कणों का दिखना, ये टिंडल प्रभाव के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस बच्चे आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको जो ये सामने आपके प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर। और बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है, जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।